देखिए कार्नो साइकिल में हम जो वर्क डन कैलकुलेट कर रहे थे तो उस समय पर हमने ये देखा था कि V3 अपॉन V4 के प्लेस पर हमने V2 अपॉन V1 को पुट कर दिया था। तो ये वैल्यू कैसे पुट की गई थी, अब उसका डेरिवेशन है कि ये V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू V3 अपॉन V4, मतलब कि रेशियो जो है वो सेम रहेंगे। एक कार्नो साइकिल के अंदर जो जो वर्किंग सब्सटेंस की वॉल्यूम्स के रेशियो है वो कैसा रहेंगे, वो सेम इक्वल रहेंगे। ओके, अब इसके लिए सबसे पहले हम लोग ग्राफ देखते हैं। जो ग्राफ हमने स्टडी किया था उसी के बेसिस पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके सॉल्यूशन को लिखते हैं। सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ की हेल्प से कुछ स्टेटमेंट्स लिखी जाएंगी। वाई एक्सिस प्रेशर के लिए यूज किया था और एक्स एक्सिस को हमने वॉल्यूम एक्सिस बनाया था। इसके बाद में इसमें सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट को हमने रिप्रेजेंट किया था, फर्स्ट कंडीशन। ये जो फर्स्ट कंडीशन थी जहां पर, जिसको हमने ए नाम से लिखा था, यहाँ पर क्या पैरामीटर्स थे, P1 V1 T1, मतलब कि गैस का प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर P1 V1 T1 है। इसके बाद यहाँ पर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की जाएगी सोर्स के थ्रू और धीरे धीरे क्या होना शुरू होगा, एक्सपेंशन होना स्टार्ट होगा। और एक्सपेंशन होकर के ये ग्राफ कहाँ तक आएगा, तो आंसर है ये ग्राफ बी पॉइंट तक हम लोग इसको बनाएंगे। और ये कैसा एक्सपेंशन होगा, ये एक्सपेंशन होगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो इस तरह से एक ग्राफ को हमने सेकेंड पॉइंट तक बना दिया। और ये जो है बी पॉइंट है, यहाँ पर इसके पैरामीटर्स क्या होंगे, यहाँ पर इसके पैरामीटर्स होंगे P2 V2 और T1। टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है क्योंकि ये कैसी प्रोसेस है, ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। तो हमने आइसोथर्मली एक्सपेंड करवाया टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए। और ये जो ग्राफ है इसकी एरो किस तरफ आएगी, फ्रॉम ए टू बी, क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है। पहले वॉल्यूम क्या थी, पहले वॉल्यूम थी यहाँ पर कितनी, V1, और इस जगह पर वॉल्यूम क्या हो चुकी है, V2 हो चुकी है, मतलब कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। इसके बाद में अब ये जो ग्राफ है इसको और आगे बढ़ाते हैं, बी से सी पॉइंट तक आएगा और बी से सी पॉइंट तक ये ग्राफ को इस तरह से डिजाइन किया जाएगा। और ये है सी पॉइंट, इसके पैरामीटर्स हैं T3 V3 और T2। इसमें टेम्परेचर चेंज हो सकता है और इसकी ट्रेसिंग होगी बी से सी की तरफ। और ये कौन सी प्रोसेस का ग्राफ था, इसको हमने रिप्रेजेंट किया था एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए। ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। तो अभी वॉल्यूम क्या हो चुकी है, अभी वॉल्यूम और बढ़ चुकी है और इस वॉल्यूम को किससे लिखेंगे, V3 से लिखेंगे। सो नाउ द वॉल्यूम इज V3 एंड दिस इज द वॉल्यूम एक्सिस। इसके बाद फिर कंप्रेशन करना स्टार्ट करते हैं। कंप्रेशन करने पर ये ग्राफ जो है एक नई कंडीशन में आ जाता है। उस कंडीशन को हमने लिखा था डी पॉइंट से। सो दिस इज द डी पॉइंट और डी पॉइंट के पैरामीटर्स क्या हैं, P4 V4 और T2। अच्छा, ये जो कंप्रेशन कर रहे हैं ये फिर से कैसा कंप्रेशन है, आइसोथर्मल कंप्रेशन है। अगर आइसोथर्मल कंप्रेशन है तो उस केस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो टेम्परेचर पहले भी T1 था, ये लिखा हुआ, यहाँ पर भी कितना टेम्परेचर है, T1। ओके, लास्ट जो स्टेप था उसमें एडियाबैटिक कंप्रेशन करते थे। एडियाबैटिक कंप्रेशन करके जो इंजन था, जो कार्नो इंजन था, उसको फिर से इनिशियल स्टेट में ले आते थे और फिर से सिस्टम ए पोजीशन पर आ जाएगा। तो ये ग्राफ था कार्नो साइकिल का। अब इसी के बेसिस पर हम कुछ इक्वेशंस बनाते हैं। देखिए सबसे पहले इक्वेशन मैं इसमें लिखता हूँ आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए। सबसे पहला केस है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए इक्वेशन ऑफ स्टेट यूज करेंगे, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। वैसे तो देखो, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो जो आइसोथर्मल प्रोसेस है वो बॉयल्स लॉ को ओबे करती है। बॉयल्स लॉ क्या होती है, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। बस कंडीशन क्या है कि जो टेम्परेचर है वो कैसा रहना चाहिए, वो कांस्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर चेंजिंग नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर भी टेम्परेचर T1 है, यहाँ पर भी टेम्परेचर T1 है, तो टेम्परेचर तो चेंज हो नहीं रहा A से B तक। तो इस केस में हम लोग ये लिख सकते हैं दैट
प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज ए कांस्टेंट। अगर प्रेशर डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, और अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगी तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इस पूरे ग्राफ के लिए ये ए टू बी का जो कर्व बना रखा है, इस कर्व के लिए क्या होगा, P1 V1 और P2 V2 इन दोनों का प्रोडक्ट कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा। इस केस में आपको दिख रहा है यहाँ पर वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, सॉरी वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। पहले वॉल्यूम V1 थी, अभी वॉल्यूम V2 हो चुकी है, तो वॉल्यूम इस केस में इंक्रीज हो रही है ए टू बी वाले ग्राफ में। और प्रेशर का क्या हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर प्रेशर था P1, जब ये ग्राफ बी पॉइंट पर पहुंचता है तो प्रेशर क्या हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, इस तरफ डिक्रीज होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो बेसिकली इस ग्राफ के अंदर क्लियरली समझ में आ रहा है कि वॉल्यूम तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और जितनी वॉल्यूम इंक्रीज होगी उतना ही प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो आइसोथर्मल प्रोसेस कौन सी लॉ को ओबे करती है, तो आंसर है आइसोथर्मल प्रोसेस बॉयल्स लॉ को ओबे करती है। अब ये जो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट है, इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बॉयल्स लॉ बोला जाता है। और एडियाबैटिक प्रोसेसेस जो है वो ओबे करती हैं पॉइसन लॉ को। पॉइसन लॉ होता है पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये आइसोथर्मल प्रोसेस की इक्वेशन ऑफ स्टेट है। दिस इज आल्सो नोन एज इक्वेशन ऑफ स्टेट। और ये एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन ऑफ स्टेट है, तो इसी को यूज करना है इसको प्रूव करने के लिए। ओके, अब सबसे पहले आइसोथर्मल था तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट लिख दिया हमने। और पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट लगाया तो पहले प्रेशर वॉल्यूम थे P1 V1, बाद में प्रेशर वॉल्यूम थे P2 V2। दोनों कैसे रहेंगे, दोनों का प्रोडक्ट इक्वल रहेगा। ओके, तो ये पहली प्रोसेस पर हमने ये इक्वेशन ऑफ स्टेट को लिख दिया, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। दूसरा है कार्नो साइकिल में दूसरी प्रोसेस हमने अप्लाई की थी एडियाबैटिक एक्सपेंशन। जब हम सिलेंडर को उठा करके इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख देंगे उस समय पर एक्सपेंशन होगा। तो इस केस के लिए, ये वाले ग्राफ के लिए, D2C वाले के लिए प्रेशर वॉल्यूम है P2 V2, यहाँ पर प्रेशर वॉल्यूम है P3 V3। तो इस केस में हम लोग लिखेंगे P2 V2 गामा एंड P3 V3 गामा। अभी मैंने आपको बताया इक्वेशन ऑफ स्टेट इसका, पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो प्रेशर और वॉल्यूम मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन वॉल्यूम की जो पावर होगी वो गामा होगी, और ये कैसा रहता है, ये कांस्टेंट रहता है। इसके बेसिस पर हमने ये सेकंड इक्वेशन को लिखा। थर्ड थर्ड आएगा आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन ग्राफ का कौन सा पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आइसोथर्मल एक्सपेंशन ए बी, ये बी सी रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला जो पार्ट है ये सी डी पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है आइसोथर्मल कंप्रेशन को फ्रॉम सी टू डी। ये ग्राफ की ट्रेसिंग बता रहा हूँ साथ साथ। तो यहाँ पर प्रेशर वॉल्यूम है P3 V3, यहाँ पर प्रेशर वॉल्यूम है P4 V4। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो P3 V3 इज इक्वल टू P4 V4। ये सेकंड इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन है। लास्ट प्रोसेस अप्लाई करते हैं। लास्ट फिर से कैसी प्रोसेस है, एडियाबैटिक कंप्रेशन है। एडियाबैटिक कंप्रेशन में, अच्छा ग्राफ की ट्रेसिंग क्या है, ग्राफ की ट्रेसिंग है D2A। इसके अंदर हम लोग एडियाबैटिक इक्वेशन ऑफ स्टेट लगाते हैं। प्रेशर वॉल्यूम P4 V4, प्रेशर वॉल्यूम P1 V1। तो डी से ए की तरफ ग्राफ जा रहा है, तो इसके पैरामीटर्स को लिखेंगे इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम और फाइनल प्रेशर वॉल्यूम फॉर दिस प्रोसेस। तो इसके लिए लिखा जाएगा, एडियाबैटिक है तो लिखेंगे P3 नॉट P3 P4 है, P4 V4 गामा इज इक्वल टू P1 V1 गामा, एंड दिस इज इक्वेशन 4। अब इसमें आपको ये करना है कि इन इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना है। 1 2 3 4 सारे इक्वेशंस को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो यहाँ लिखता हूँ मैं इक्वेशन फर्स्ट इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। तो जो लेफ्ट साइड वाली क्वांटिटीज हैं वो सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और इधर से राइट साइड वाली सारी क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले लेफ्ट साइड वाली क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है P1 V1, यहाँ लिखा हुआ है P2 V2 गामा, तो इसको लिखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट आएगी
P1 V1, उसके बाद आएगा P2 V2 गामा। फिर थर्ड इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है, थर्ड इक्वेशन में लिखा हुआ है P3 V3, फोर्थ इक्वेशन में लिखा हुआ है P4 V4 गामा। तो इसके लिखेंगे P3 V3 एंड P4 V4 टू द पावर गामा। और राइट साइड की क्वांटिटीज लिखेंगे, राइट साइड की क्वांटिटीज आएंगी P2 V2 फर्स्ट इक्वेशन से, सेकंड इक्वेशन से आएगा P3 V3 गामा, थर्ड इक्वेशन से आएगा P4 V4 और फोर्थ इक्वेशन से आएगा P1 V1 गामा। अब इसमें से क्या क्या कैंसिल हो रहे हैं, तो आंसर है P1 P2 P3 P4, ये कैंसिल हो रहे हैं, ये दोनों तरफ प्रेजेंट है, तो इसको कैंसिल कर देते हैं। ये P1 से इधर P1 कैंसिल, P2 से P2 कैंसिल, P3 से P3 कैंसिल और P4 से P4 कैंसिल। अब क्या क्या क्वांटिटीज रह गई हैं पहले उनको लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट इक्वेशन में हम लिखेंगे यहाँ पे V1 और क्या रह गया V2 गामा, V3 और V4 गामा, इक्वल टू में क्या रह गया, इक्वल टू में पहले V1 को लिख देते हैं, सीरीज में लिख देंगे V1 गामा, V2 V3 गामा एंड V4। तो ये क्वांटिटीज बच गई। अब इसमें ये जो पावर गामा वाले हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं और जो नॉर्मल लिखे हुए हैं V1 V2 उनको एक साइड लिख लेते हैं। या हम लोग ऐसा करते हैं कि जिस तरफ V2 लिखा हुआ है उधर ये वाला V2 ट्रांसफर कर देते हैं, जिस तरफ V3 लिखा हुआ है उस तरफ V3, तो सिमिलर कर देंगे क्वांटिटीज को। कैसे करेंगे अब देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पर है V2 गामा और V4 गामा और यहाँ पर है V2 V4। ये V2 V4 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो इधर आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए क्या होगी, यहाँ पर ऑलरेडी था V2 गामा और V4 गामा और इधर से हमने V2 और V4 को उधर शिफ्ट किया और ये डिवाइड में आ गए, डिवाइड में आ गए तो आ जाएगा V2 अपॉन V4। ओके, इसी तरह से राइट साइड में V1 गामा प्रेजेंट था और V3 गामा, तो इसको हमने एज इट इज लिख दिया, इसमें कोई चेंज नहीं किया। इसके बाद में ये जो V1 और V3 है इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएंगे, तो इनको इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं। सो दिस विल बी V1 एंड V3। अब ये V2 V4 V1 V3 इसको अपस्टेयर्स में लेकर के आते हैं, ऊपर न्यूमरेटर में लेकर के आते हैं, तो क्या होगा, इसकी पावर क्या हो जाएगी -1। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेटमेंट आएगी V2 द पावर गामा और इसको अपस्टेयर्स में लिखोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा V2 द पावर -1। इसी तरह से V4 गामा लिखा हुआ था, V4 को अपस्टेयर्स पे लिखेंगे तो क्या आ जाएगा V4 टू द पावर -1। सिमिलरली V1 गामा एंड V1 टू द पावर -1, V3 गामा एंड V3 टू द पावर -1। अब क्या करेंगे, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, पावर ऐड हो जाएंगी। हाँ जी, तो मैं आपको बता रहा था कि अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। जैसे लिखा हुआ है x टू द पावर 2 और x टू द पावर 3, तो क्या होगा, बेस सेम है तो पावर को ऐड कर देंगे, 3 + 2 कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे ही करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है v टू द पावर गामा और v टू द पावर -1, तो क्या होगा, बेस सेम है, पावर ऐड कर देंगे, जो प्लस में वो प्लस में लिख देंगे, जो माइनस में उसको माइनस में लिख देंगे। तो v टू द पावर क्या हो जाएगी, गामा -1 हो जाएगा। बेस सेम है तो पावर को ऐड कर दिया हमने। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए क्या बनेगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम लिखेंगे, इनको सॉल्व करके v टू द पावर गामा -1, v4 टू द पावर गामा -1, इसको सॉल्व करोगे सिमिलरली ऐसा ही चलेगा, v1 टू द पावर गामा -1 एंड v3 टू द पावर गामा -1। अब देखिए सबकी पावर सेम आ रही है, पावर सेम आ रही है तो कैंसिल हो सकती है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले इसको ऐसा लिख सकते हैं, होल पावर में लिख सकते हैं। तो V2 V4 इसकी होल पावर क्या लिखेंगे, गामा -1। इसी तरह से V1 V3 टू द पावर गामा -1, पावर सेम है, कैंसिल हो जाएगी। तो इस केस में क्या बच गया, यहाँ पर रहा V4 V2 V4 और इक्वल टू में रह गया V1 V3 V1 V3। अब बस इसको अरेंज करना है। ये जो V1 है इधर मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा डिवाइड में, V4 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो इस तरफ आ जाएगा V2 अपॉन V1 और इक्वल टू में क्या हो जाएगा V3 अपॉन V4। यही तो प्रूफ करना था, तो ये इसका प्रूफ है। तो एक कार्नो साइकिल में जो वॉल्यूम्स का रेशियो होता है V2 अपॉन V1, V2 अपॉन V1, ये V1 और V2 कौन सी वॉल्यूम है? तो आंसर है आइसोथर्मल एक्सपेंशन के पहले की और आइसोथर्मल एक्सपेंशन के बाद की वॉल्यूम है। यहाँ पर वॉल्यूम V1 है, ये वॉल्यूम V2 है। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन की जो जो वॉल्यूम्स होंगी उनका रेशो और आइसोथर्मल कंप्रेशन की जो वॉल्यूम्स होंगी, देखो ये आइसोथर्मल कंप्रेशन है, यहाँ पर वॉल्यूम V3 थी, यहाँ पर वॉल्यूम V4 है, और इनका जो रेशो होगा वो रेशो कैसे रहेंगे? इक्वल रहेंगे। सो आइसोथर्मल कंप्रेशन में और आइसोथर्मल एक्सपेंशन में वॉल्यूम्स के रेशो कैसे रहने वाले हैं? इक्वल रहने वाले हैं कार्नो साइकिल में। तो ये हमने ये प्रूव कर दिया। तो V2 अपॉन V1 के प्लेस पर क्या लिखा जा सकता है? V3 अपॉन V4 लिखा जा सकता है, और V3 अपॉन V4 के प्लेस पर V2 अपॉन V1 लिखा जा सकता है। सो दिस इज द मेथड। अच्छा, अब हम इसके बाद सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। वैसे तो हम ऑलरेडी इसके बारे में स्टडी कर चुके हैं। मैंने आपको इंजन की एफिशिएंसी के बारे में बताया था कि किसी भी इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। तो उसी से रिलेटेड है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस चैप्टर में हमने 0th लॉ को स्टडी किया था, इसके बाद में हमने फर्स्ट लॉ को स्टडी किया था, अभी हम स्टडी कर रहे हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये दो लॉज तो कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए, ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसमें सिर्फ दो स्टेटमेंट्स है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या है? सिर्फ दो स्टेटमेंट्स ही बताई गई हैं, और वो स्टेटमेंट्स क्या हैं उनके बारे में लिखते हैं। सबसे पहली जो स्टेटमेंट आएगी उसको बोला जाता है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। केल्विन और प्लैंक ने क्या बोला? इन्होंने बोला कि किसी भी इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। मतलब कि ऐसा इंजन बनाना पॉसिबल नहीं है कि जिसको जितनी भी हीट एनर्जी दें वो पूरी हीट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर दे? वर्क डन में कन्वर्ट कर दे। तो इसमें लिख देते हैं इट इज इम्पॉसिबल। केल्विन प्लैंक ने ये बोला इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि हीट के डिसिपेशन होंगे अलग अलग फॉर्म्स की, अलग अलग एनर्जी की फॉर्म्स में। साउंड एनर्जी की फॉर्म में हीट डिसिपेट होगी, लाइट एनर्जी की फॉर्म में होगी, इंजन गर्म हो जाएगा, वो रेडिएशन करेगा सराउंडिंग में, तो हीट का लॉस होगा। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए हीट इंजन, it is impossible to construct a heat engine which would absorbs heat from the reservoir या source बोल सकते हो, heat from the reservoir and convert 100% of heat 100% of heat absorbed into work। ये कह रहे हैं जितनी भी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है 100% हीट जो है वो किस में कन्वर्ट होनी चाहिए? वो वर्क डन में। जैसे इंजन जो है 1000 जूल की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है सोर्स से, तो वो 1000 जूल को किसमें कन्वर्ट करेगा? वर्क डन में कन्वर्ट करेगा। तो ऐसा इंजन बनाना पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है वो मैंने आपको बताया, क्योंकि एनर्जी के क्या होंगे? एनर्जी डिसिपेशन होंगे। एनर्जी ऐसी फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगी जो हम यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, साउंड की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में, या जो रेडिएशंस हो रहे हैं सराउंडिंग में, तो उसको हम लोग क्या नहीं कर सकते? यूज नहीं कर सकते, उसको डिसिपेशन बोला जाता है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो क्लासियस स्टेटमेंट। देखिए क्लासियस ने क्या बताया? क्लासियस ने ये बताया कि ऐसा इंजन बनाना पॉसिबल, ऐसा सिस्टम बनाना पॉसिबल नहीं है जिसका एक ही काम हो कि वो हीट एनर्जी को लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफर कर दे। ये तो उल्टी स्टेटमेंट होगी। अभी तक तो हम क्या पढ़ते आ रहे थे कि जो हीट एनर्जी है वो हायर टेम्परेचर की बॉडी से किस तरफ ट्रांसफर होती है? लोअर टेम्परेचर की बॉडी की तरफ ट्रांसफर होती है, अपने आप ऑटोमेटिकली।
तो हीट एनर्जी हायर से लोअर की तरफ चलती है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ। तो इन्होंने ये बोला कि हम ऐसा सिस्टम तो बना सकते हैं, हम ऐसा सिस्टम तो बना सकते हैं जो हीट एनर्जी को लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की बॉडी में ट्रांसफर करेगा। लेकिन वो सिस्टम के ऊपर क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, ये सिस्टम अपने आप काम नहीं करेगा। तो मतलब कि सेल्फ एक्टिंग मशीन नहीं बनाई जा सकती, सेल्फ एक्टिंग मशीन नहीं बनाई जा सकती जो अपने आप हीट एनर्जी को लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की बॉडी में ट्रांसफर करे, मतलब कि रिवर्स डायरेक्शन में हीट को ट्रांसफर करे। तो ऐसी कोई भी डिवाइस नहीं है जो अपने आप हीट एनर्जी को लोअर टेम्परेचर की बॉडी से हायर टेम्परेचर की बॉडी की तरफ ट्रांसफर करेगी। हम ऐसा सिस्टम तो बना लेंगे लेकिन वो सेल्फ एक्टिंग नहीं होगा। हमें उसके अंदर या तो मोटर लगानी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ेगी, मतलब एक सोर्स देना पड़ेगा जो वर्क डन करके ऐसा करेगा, हीट एनर्जी को लोअर से हायर टेम्परेचर की बॉडी में ट्रांसफर करेगा। तो ये स्टेटमेंट भी लिख देते हैं। तो क्लासियस ने ये बताया, इट इज इम्पॉसिबल, it is impossible to design a self-acting machine. It is impossible to design a self-acting machine which would transfer heat from a body of lower temperature to the body of higher temperature, ओके। तो ऐसी मशीन बनाना पॉसिबल नहीं है जिसका सिर्फ एक ही काम हो, हीट एनर्जी को लोअर से हायर की तरफ ट्रांसफर करना। देखो एनर्जी हायर से लोअर की तरफ अपने आप ट्रांसफर होती है, हायर टेम्परेचर की बॉडी से लोअर टेम्परेचर की बॉडी की तरफ ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होगी, इसमें हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, ये तो अपने आप होगा। लेकिन अगर आप इसका रिवर्स करवाना चाहते हो तो आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा जो कुछ वर्क डन करके एनर्जी को लोअर से हायर की तरफ ट्रांसफर करेगा। सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ क्लॉसियस। और ये जो क्लॉसियस का स्टेटमेंट है, इसी के बेसिस पर तो हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे, दैट इज रेफ्रिजरेटर। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर या इसको एक नाम से और भी बोला जाता है, इसको बोला जाता है हीट पंप, हीट पंप भी बोलते हैं इसको। तो ये कंप्लीटली किस पर बेस्ड है, ये क्लॉसियस की स्टेटमेंट पर बेस्ड है। फिर इसके बारे में सोचा गया कि हम हीट एनर्जी को लोअर से हायर की तरफ ट्रांसफर करते हैं और ऐसी मशीन को बनाया जा सकता है, उसी मशीन को क्या बोला जाता है, रेफ्रिजरेटर बोला जाता है। ओके, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि रेफ्रिजरेटर या हीट पंप किस तरह से काम करते हैं।